हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन दी है। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो कॉम्पोनेंशियल डेफिनेशन है, या उसके घटक की या उसके कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, उसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, फीडबैक होता है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो उस कंपोनेंट्स को डिफाइन करता है। सेकंड जो है वो रिलेशनल डेफिनेशन है, सापेक्षिक परिभाषा। इसमें अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले संचार को कहते हैं, जिसमें कुछ न जिसमें वो जो व्यक्ति आपस में किसी न किसी रिलेशन या परस्पर किसी स्थापित संबंध में जुड़े हों। थर्ड जो है वो डेवलपमेंटल डेफिनेशन है। इसमें ये इस तरह से कहा है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो धीरे धीरे डेवलप करती है। जैसे जैसे हम लोग के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध अच्छा होता जाता है, और उसी तरह से हमारी कम्युनिकेशन जो है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो भी डेवलप करती है धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आया कि उसकी नीड क्या है, व्हाट इज़ द नीड फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो हमको जानते हैं कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हम लोग में रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ रहने का एक नीड होती है। ठीक है, तो उसके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। नंबर वन, जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमको हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट लोनलीनेस, टू गिव सेंस ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ, क्लोजनेस टू फैमिली एंड फ्रेंड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल सपोर्ट। हमको सोशल सपोर्ट मिलता है, ठीक है, और इट गिव्स अस पॉजिटिव इफेक्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। और उसके बाद ये हम एक इट इज़ बिल्ड अप ऑन लॉयल्टी, सपोर्ट एंड ट्रस्ट ऑफ लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रेसिप्रोकेशन ऑफ दीज क्वालिटीज इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग रिलेशनशिप। ठीक है, अगर इसको हिंदी में देखें तो अंतर्वैयक्तिक संबंध हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ये हमारे भौतिक, सामूहिक और प्रसन्नता आदि की आवश्यकताओं को वो करता, अकेलेपन से दूर करता है, हमारे जीवन को एक अर्थ प्रदान करता है, और हमें एक सामाजिक सहयोग मिलता है अपने परिवार मित्र के साथ में। रुचियाँ और हॉबीज़ को हमको डेवलप करने के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से हमें एक दूसरे से सहयोग प्राप्त होता है, विश्वास, ईमानदारी, भरोसा प्राप्त होता है। ठीक है, और इस पर ये निर्भर भी करता है। एक रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जब हम किसी के साथ कोई संपर्क स्थापित करते हैं, तो या फ्रेंडशिप करते हैं अगर, तो ठीक है, तो एक स्टेजेस वाइज डेवलप होती है। पहले से ही हम एक गहरे दोस्त नहीं बन जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की कुछ स्टेजेस होती हैं। कुल मिलाकर 6 स्टेजेस बताई हैं। नंबर 1, कॉन्टैक्ट, इन्वॉल्वमेंट, इंटीमेसी, डिटीरिएशन, रिपेयरमेंट एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, और इसमें भी अर्ली और लेटर स्टेजेस में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये जो इस रिलेशनशिप स्टेजेस होती है वो स्टैटिक नहीं होती, रुकी हुई नहीं होती, बल्कि गत्यात्मक होती हैं। इसमें से हम ऊपर से नीचे कैरियर जैसे कर सकते, कभी हमारी दोस्ती बहुत गहरी भी हो सकती है, या कभी गहरे से हम नीचे भी उतर आ सकते हैं, हमारी दोस्ती टूट भी सकती है। ठीक है, तो हाँ, ये हो गया। तो सबसे पहले हम स्टेजेस को डिस्क्राइब करेंगे कि नंबर 1, कांटेक्ट या संपर्क सबसे पहली अवस्था होती है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसको एनालाइज करते हैं, उसके जेंडर, एज, उसकी हाइट एटसेट्रा को देखते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि हम फ्रेंडली हो, ये हमारे साथ फ्रेंडशिप में है कि नहीं, ये हम इससे आगे रिलेशनशिप रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। सेकेंड जो स्टेज है वो इन्वॉल्वमेंट की स्टेज है। सेकेंड स्टेज में हम दूसरे को जान पहचान करने की कोशिश करते हैं, और एक दूसरे को बेहतर रूप से जानने की कोशिश करते हैं, और इसमें भी है एक दूसरे के इंटरेस्ट आदि को जानने की कोशिश करते हैं, और ये कल्चर द्वारा भी प्रभावित होती है। थर्ड स्टेज जो है घनिष्ठता या इंटीमेसी की स्टेज होती है। इसमें हम एक दूसरे की कमिटमेंट करते हैं। ठीक है, और इसके भी 2 सब स्टेजेस होती हैं। इंटरपर्सनल कमिटमेंट फेज, जिसके हम एक दूसरे के प्रति कुछ प्रतिबद्ध हो जाते हैं, प्राइवेटली कमिट होते हैं। और सेकंड जो है सोशल बॉन्डिंग फेज, इसमें हमारी प्रतिबद्धता जो है वो पब्लिक को भी बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो अगर 2 फ्रेंड ऐसे लोग हैं जो इसमें शादी करने, मतलब अपने फ्रेंडशिप को हम लोग दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें धार्मिक रूप से भी शादी भी करना, ये बिल्कुल क्या नाम से इंटीमेसी की स्टेज होती है। तो इंटीमेट रिलेशनशिप की
संख्या कम भी होती है। हमारे जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, घनिष्ठ मित्र बहुत कम ही होते हैं उनकी संख्या। और जो मैरिज में भी इन्वॉल्व होने पर भी 3 प्रकार मैरिज भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट की एक मतलब कि स्टेज है घनिष्ठता की, ठीक है। और जब इसमें मैरिज में इन्वॉल्व होने पर हमारे 3 प्रकार की एंग्जाइटी व्यक्तियों में उत्पन्न हो सकती है। पहला जो है सिक्योरिटी एंग्जाइटी की, सुरक्षा की चिंता कि हमारा साथी हमको छोड़ तो नहीं देगा। दूसरा जो है फुलफिलमेंट एंग्जाइटी की, हमारा साथी जो हमको सपोर्ट देगा कि नहीं देगा, ठीक है। और दूसरा हमारे जीवन में हम उत्साह प्रदान करेगा कि नहीं प्रदान करेगा, ये एक्साइटमेंट एंग्जाइटी, ये चिंता हमारे व्यक्ति उसमें होती कमिटमेंट, ठीक है। तो कई लोग इस कमिटमेंट से डर कर भी इंटीमेसी स्टेज तक नहीं जाते हैं, वो केवल सेकेंड लेवल तक ही अपने को सीमित रखते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं श्योर होता है कि हम ये जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या प्रतिबद्धता, उनको हम निभा पाएंगे कि नहीं। इसका जो 4th स्टेज है वो है डिटीरियोरेशन। ये मतलब कि स्टेज में इसके नीचे उतरना एक तरह से है। तो रिलेशनशिप में जब स्थिरता आ जाती है, जब इसमें डिटीरियोरेशन करते हैं, ठीक है, कि हमारे फ्रेंडशिप में या हमारे रिलेशन में वो बात नहीं रह गई है, तो इसकी सबसे पहली जो सब फेज रहती है उसमें आपस में डिससेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं व्यक्ति, और उनमें यह लगता है कि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए हम अनइम्पॉर्टेंट हो गए हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। उसके सेकंड फेज सब फेज में व्यक्ति ये डिस्कस करते हैं अपनी रिलेशनशिप को रिपेयर भी कर सकते हैं, जो भी उनमें कमियां हैं या कुछ, उसको आपस में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और उसको सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं। 5th जो है वो रिपेयर स्टेज है। ये भी ऑप्शनल होती है, व्यक्ति उस रिलेशनशिप पे को कैरी ऑन करना चाहता है कि नहीं कैरी ऑन करना चाहता है, तो उसको एक तरह से रिपेयर करना या मरम्मत की अवस्था को हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति 2 प्रकार से अपनी को रिपेयर कर सकता है। पहले अपनी इंट्रा पर्सनल होता है, मतलब अपने को चेंज करने की कोशिश करता है, अपने व्यवहार को एनालाइज करने की कोशिश करता है कि हम में क्या गलत है, हम क्या गलत कर रहे थे जिससे हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है। दूसरा जो है इंटरपर्सनल सबफेज, इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के बिहेवियर को भी समझाता है, उसमें की क्या गलती है, उसमें कैसे सुधार लाने की कोशिश की जाए, तो दूसरों को भी वो उसको बताता है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेज है वो डिसोल्यूशन स्टेज। यदि रिपेयर स्टेज नहीं सफल होता है तो व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, उनका रिलेशनशिप समाप्त हो सकता है। इसकी पहली सब फेज में व्यक्ति अलग अलग रहने लगते हैं, और दूसरी सब फेज में व्यक्ति लीगल सेपरेशन भी ले सकते हैं या डाइवोर्स भी ले सकते हैं। उसके बाद एक और जो है रिलेशनशिप में क्या खासियत है कि मूवमेंट्स होता है, मूवमेंट अमंग रिलेशनशिप भी होता है। व्यक्ति इन अवस्थाओं में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ जा सकता है, रिलेशनशिप अच्छे से बेहतर हो सकता है और बेहतर से खराब, या दोनों कभी खराब से अच्छा भी हो सकता है और अच्छे से खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी है, इस थ्योरी के अनुसार रिलेशनशिप में को डिस्क्राइब किया जाता है कि लोग कितने अधिक टॉपिक पर आपस में डिस्कस करते हैं और कितनी गहराई से उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप बोला है, ठीक है। तो ये भी हमारी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को बताती है कि सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी के अनुसार हम जितने, जैसे आप लोग 2-3 फ्रेंड्स हैं तो कितने अधिक टॉपिक्स पे बात करते हैं, ये आपका हो गया ब्रेथ, और इन टॉपिक्स पे कितना डीप जाते हैं तो ये हो गया उसका डेप्थ हो गया, ठीक है। तो ये पर्सनलनेस को भी डिस्कस करते हैं, कितनी गहराई तक आप किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है, ठीक है। हम फ्रेंडशिप में, लव में और फैमिली के रिलेशनशिप को भी बहुत ब्रेथ तथा डेप्थ द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी फैमिली में, किसी फ्रेंडशिप में या लव अफेक्शन में 2 व्यक्ति आपस में कितने ब्रेथ से या कितने डेप्थ से बातें करते हैं किसी टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। अगर किसी का रिलेशनशिप अच्छे होने के लिए बहुत सी बातें इम्पॉर्टेंट होती है। पहला, रिलेशनशिप में कंपैशन होना चाहिए, दूसरे का सम्मान करना, अप्रिशिएट करना। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज़ करना कि समस्या कम से कम उत्पन्न हो, ठीक है, और कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर उसको हल कर लेना। और एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर हंसी मजाक करना, एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। फिर एक दूसरे पर विश्वास या ट्रस्ट होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक दूसरे की प्रशंसा करना और आलोचना को भी ढंग से कहना। इंटीमेसी होना कि एक दूसरे की तरफ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ठीक है, और एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी सम्मान देना।
और प्रेजेंस ही एक दूसरे की बातों, समस्याओं आदि में एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है। और लव एंड अफेक्शन, स्नेह करना, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को सुनना समझने की कोशिश करना, और फ्रेंडशिप होना, एक दूसरे को मित्रता से उसके संपर्क करना, ठीक है। तो ये आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। फोर्थ यूनिट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन क्लाइमेट इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी अंतर्वैयक्तिक संबंध में संचार। तो जब हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो हमारी क्वालिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उससे हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्लाइमेट का अर्थ क्या है? कम्युनिकेशन क्लाइमेट का अर्थ है कि किस प्रकार लोग आपस में क्रिया कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। ना कि साथ में कर क्या रहे हैं, जबकि एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्लाइमेट व्यक्ति एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं, इसका फंक्शन हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्लाइमेट में दो तरह के मैसेजेस हो सकते हैं। जब हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसमें कन्फर्मिंग और डिसकन्फर्मिंग मैसेजेस होते हैं। कन्फर्मिंग क्लाइमेट का अर्थ है कि किसी रिलेशनशिप में व्यक्ति एक दूसरे को सम्मान देता है, वैल्यू करता है और एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंफर्मिंग मैसेज। इसके विपरीत डिसकन्फर्मिंग मैसेज वो होते हैं जो जिसमें व्यक्ति एक दूसरे की वैल्यू नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं और एक दूसरे को सहमति नहीं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप होने के लिए कंफर्मिंग कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद है हाउ कम्युनिकेशन क्लाइमेट डेवलप, कैसे विकसित होता है कम्युनिकेशन क्लाइमेट। जैसे ही दो व्यक्ति आपस में बातचीत शुरू करते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप में क्लाइमेट डेवलप होता है। कन्फर्मिंग मैसेजेस में व्यक्ति कन्फर्मिंग पॉजिटिव होती है, क्लाइमेट पॉजिटिव होती है, तथा डिसकन्फर्मिंग मैसेजेस में रिलेशनशिप बहुत आक्रामक हो सकती है, ठंडी तथा रक्षात्मक हो सकती है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस भी रिलेशनशिप के टोन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कंसिलिएटिंग स्टेटमेंट वो होते हैं जिसमें हम सपोर्ट दिखाते हैं, एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं कि हम ठीक है, ये हो गए और ये कंसिलिएटिंग रिस्पॉन्सेज जब अधिक होता है तो जो रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट ऑपोजिट जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें बहुत अधिक आपस में लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिससे रिलेशनशिप में खराब हो सकते हैं। तो ये डिसक्लेरेटरी कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद गिब्स ने कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दिए हैं कि किस तरह से कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन क्लाइमेट को क्रिएट किया जाए जिससे कि हमारे रिलेशनशिप की क्वालिटी अच्छी हो। तो सबसे पहला है इवैल्यूएटिव कम्युनिकेशन के स्थान पर हमको डिस्क्राइबिंग कम्युनिकेशन यूज़ करना चाहिए, अर्थात कि हम दूसरों का मूल्यांकन हर समय ना करें, जबकि हर चीज़ को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तुम मूल्यांकन करने का मतलब तुम अच्छे नहीं हो, तुम हर समय दूसरों को इवैल्यूएशन, तुमको तो कोई काम नहीं कर पाते हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग कम करना चाहिए। फिर दूसरा कि कंट्रोल करने की भाषा ना हो करके समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए। बहुत अधिक मैनिपुलेशन या तोड़ मोड़ ना हो करके भाषा में स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए तथा दूसरों के साथ एम्पैथी भी होनी चाहिए, ठीक है, ना कि तटस्थता। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अपने को सुपीरियर ना समझते हुए दूसरों के बराबर समझ करके हमको कम्युनिकेट करना चाहिए और सदा अपने को ही सही ना मानते हुए दूसरों को भी सुनना चाहिए, दूसरा भी उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू को हमको सुनना चाहिए, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन होने से हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की क्वालिटी बेटर हो सकती है। अब फिर आता है स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये नेक्स्ट दूसरी बुक से है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं।
इसमें तो उसको थोड़ा और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और अधिक डिस्क्राइब करके दिया बताया गया है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या हम किस प्रकार आपस में बातचीत करते हैं, यह निर्भर करता है कि उसके साथ हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस अवस्था पे है या किस स्टेज पर है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे रिश्ते और गहरे होते जाते किसी के साथ, हमारा कम्युनिकेशन और भी बेहतर होता चला जाता है और हमारा रिलेशनशिप अपवर्ड भी हो सकता है और यानी कम से स्टार्ट होके बेहतर की तरफ तथा डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, यानी अच्छे से खराब की तरफ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा संबंधों का विकास जो है एक एलिवेटर की भांति होता है, जिससे हम ऊपर या नीचे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किस मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे एक्सीलरेटर लगा रहता है, उसी एक्सीलरेटर पर चढ़ के आप ऊपर जाते हैं या उससे नीचे भी उतर सकते हैं, या किसी स्टेज पर या किसी एक फ्लोर पर आप स्टे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे रिलेशनशिप भी एक एक्सीलरेटर या एक्सीलरेटर की तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे संबंध जो है ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं, जिसको एक्सीलरेशन कहते हैं, और जब संबंध हमारे अच्छे से खराब होते हैं उसको डी एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का जो स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले रिलेशनल एक्सीलरेशन, जिसमें हम संबंधों में नीचे से कम से स्टार्ट करके बेहतर उस पर जाते हैं, संबंध बेहतर होते हैं। तो इस पर भी कई सारी अवस्थाएं हैं। प्री इंटरेक्शन अवेयरनेस स्टेज, जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं। सेकेंड है इनिशिएशन स्टेज, जब कुछ कॉमन टॉपिक पे हम बातचीत स्टार्ट करते हैं, हम पब्लिक सेल्फ उनके सामने कुछ प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन स्टेज, उसमें हम अपने कुछ बातों को अपने शेयर करते हैं उसके बारे में, और उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, और हमारा फिजिकल कांटेक्ट बहुत अधिक तो नहीं होता है, हाँ, और हम कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं दूसरे के साथ में। थर्ड जो है वो इंटेंसिफिकेशन स्टेज होता है। इस स्टेज पर हम कुछ और अधिक बातों पर फोकस करने लगते हैं, डिपेंड करने, एक दूसरे पे निर्भर भी करने लगते हैं, अपने को अपनी सेल्फ डिस्क्लोजर या अपने बारे में और अधिक जानकारी दूसरे को बताने भी लगते हैं। ठीक है, और आपस में समय भी अधिक व्यतीत करते हैं, और हमारी इस स्टेज पर हमारी भाषा भी काफ़ी पर्सनलाइज हो जाती है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो इंटीमेसी स्टेज है। ये सबसे टॉप की फ्लोर की स्टेज कहलाते हैं। दोनों पार्टनर एक दूसरे को कंफर्म करते हैं, एक्सेप्ट करते, स्वीकार कर लेते हैं उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी, और उनके मत की लैंग्वेज बहुत पर्सनलाइज्ड हो जाती है, व्यक्तिगत हो जाती है। वो बहुत सारे टॉपिक्स पे वो बात कर सकते हैं, एक दूसरे पे बात करते हैं, और वो एक दूसरे की भाषा को, नॉन वर्बल क्यूज को भी समझने लगते हैं। इस अवस्था में पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, और इसमें जिससे ट्रस्ट और शेयरिंग बनी रहती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई डिफरेंट स्टेजेस। और व्यक्ति जो है किसी भी स्टेज पर, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर ही चढ़ता जाए, किसी भी कोई भी रिलेशनशिप पे वो किसी एक अवस्था पे स्टॉप भी कर सकता है। ठीक है, और इंटीमेसी स्टेज जो है वो एक तरह से मतलब एक सबसे टॉप की स्टेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आया वो रिलेशनल डी एक्सेलरेशन। इसका मतलब जब व्यक्ति के संबंध जो है वो अच्छे से फिर नीचे की तरफ या बेटर से वो खराब की तरफ होने लगता है। ठीक है, हाँ, इसकी भी अवस्थाएं निम्न प्रकार से हैं। पहला टर्मोइल और स्टैग्नेशन स्टेज। ये स्टेज तब होती है जब दोनों व्यक्तियों के बीच में कुछ तनाव या कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने लगते हैं, या एक दूसरे को ये लगने लगते हैं कि अब उनमें कुछ फॉल्ट है। ठीक है, और वो एक दूसरे को स्वीकार करना कम कर देते हैं, उन लोगों के बीच में बातचीत भी कम हो जाती है, दूरी बढ़ जाती है। ये अवस्था कई दिनों तक बनी भी रह सकती है, या इसमें अगर एक दूसरे से रिपेयर भी हो सकते हैं। दोनों जो है पार्टनर्स आपस में बातचीत करके उस समस्या को सॉल्व करके अपने रिलेशनशिप को बेहतर भी कर लेते हैं। ठीक है, जिसके सेकेंड जो स्टेज है वो और खराब होती जाती है। ये है डी इंटेंसिफिकेशन स्टेज। इसमें दोनों व्यक्ति आपस में इंटरेक्शन कम कर देते हैं, दूरी उन लोगों में अधिक बढ़ती जाती है, फिजिकल कांटेक्ट भी बढ़ जाता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल दूरी भी बन जाती है। ठीक है, और वो दोनों सोचने लगते कि भविष्य में क्या होगा, इसकी डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, और उसमें डिस्कस करते हैं, और इस स्टेज पर भी रिपेयर हो सकता है। वो लोग आपस में इंटरैक्ट करके अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं।
फिर जो थर्ड स्टेज है इंडिविजुअलाइजेशन स्टेज, इसमें जो है पार्टनर्स अपनी अपनी व्यक्तिगत लाइफ में अधिक इंटरेस्टेड होने लगते हैं और वो कपल की तरह से उनकी फीलिंग नहीं रह जाती है, उसमें एक इंडिविजुअलिटी अलग अलग रहने, मी या माए, उसका यू इसकी फीलिंग बन जाती है। ठीक है, तो डिस्टेंस और अधिक बढ़ जाता है। फोर्थ स्टेज जिसको बोला है सेपरेशन स्टेज, इन दोनों के मध्य कोई भी इंटरेक्शन नहीं रह जाता है और ये दोनों अलग अलग रहने लगते हैं और कानूनी तौर पर भी वो अलग हो सकते हैं, जैसे इसको पोस्ट इंटरेक्शन स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं और ये प्रिंसिपल्स ये बताता है कि व्यक्तियों के बीच में रिलेशनशिप किस तरह से वर्क करता है। ठीक, तो इसमें नंबर 1 जो है, और ये क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को भी डिटरमिन करता है। नंबर 1 प्रिंसिपल जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर प्रोसेस, ये प्रोसेस होते हैं और ये स्थिर नहीं होते हैं, ये स्टैटिक नहीं होती, बस बल्कि जो मूवमेंट है जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में होती है। ठीक है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेज है और इसका प्रभाव भी बहुत पड़ता है और ये जो है हमारे सेल्फ को, हमारे कम्युनिकेशन को भी प्रभावित करता है। हमारा रिलेशनशिप, तो हमारे कम्युनिकेशन क्लाइमेट तथा कम्युनिकेशन क्लाइमेट भी जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और जैसा हमारा रिलेशनशिप आज है वो आगे चेंज भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टैटिक हो। सेकंड जो प्रिंसिपल है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर सिस्टम, ये एक सिस्टम है, इनके बहुत सारे एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी एक में भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है और ये एक ओपन सिस्टम होते हैं तथा बाहर दुनिया में भी अगर चेंज होता है तो हमारे रिलेशनशिप पे भी प्रभाव पड़ता है और उससे सेल्फ कॉन्सेप्ट पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जैसे इसमें एक चार्ट बना है कि दोनों रिलेशनशिप पर्सन ए के सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी को प्रभावित करते हैं तथा पर्सन बी के सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी प्रभावित करते हैं एक दूसरे से। थर्ड प्रिंसिपल है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअली डिफाइंड एंड एग्रीड अपॉन, जो इसमें इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपस में तय करते हैं कि उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा और किस लेवल तक वो जाएंगे। फोर्थ है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर कंटिन्यूअली रीनिगोशिएटेड, ये संबंध में आपस में पुनर्स्थापित होते रहते हैं, कभी संबंध में मतलब परिवर्तन आता रहता है, कभी अच्छे से बुरा या बुरे से अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल 5 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कास्ट अस इन अ वैरायटी ऑफ रोल्स, जब हम किसी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे रोल्स भी हमको अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली में हाँ कोई पेरेंट्स होता है और बच्चे होते हैं, सबके अलग अलग रोल्स होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलग अलग रोल हो सकते हैं, लीडर्स के अलग अलग रोल हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर के अलग अलग रोल्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल 6 है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पार्टनर परसीव द रिलेशनशिप डिफरेंटली। ठीक है, तो जो उसमें पार्टनर्स होते हैं रिलेशनशिप में, दोनों का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, कोई उस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा समझ सकता है और दूसरा वाला उसको बहुत प्रॉफिटेबल नहीं भी लग सकता है। ठीक है, तो दोनों के परसेप्शन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, 7th है पास्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिफाइन करंट एंड फ्यूचर वन, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि हमारा किसी व्यक्ति के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है वो जो है उस बात को निर्धारित कर सकता है कि हमारा एट प्रेजेंट और हम फ्यूचर में उसके साथ किस तरह के रिलेशनशिप में रखेंगे उसके साथ। नेक्स्ट है कि ईच इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट अ बैलेंस बिटवीन कंफर्ट एंड इंटीमेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रिलेशनशिप में हम एक दूसरे के साथ कितना घनिष्ठता महसूस करते हैं। ठीक है, और उसमें एक हमारा एक अपनी इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए, उस इंडिपेंडेंस को वो कॉस्ट मतलब पार नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति सोशल एक्सचेंज थ्योरी भी सोशल साइकोलॉजी कहती है कि हर एक रिलेशनशिप में कितना कॉस्ट है कितना बेनिफिट है, लाभ हानि के ऊपर बहुत निर्भर करता है। अगर ये कोई व्यक्ति ये कॉस्ट टाइम मनी आदि किसी का भी हो सकता है, अगर किसी व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप में कॉस्ट ज़्यादा दिखाई देती है तो वो हानि ज़्यादा दिखाई देती है तो रिलेशनशिप टूट भी सकता है। ठीक है, और अगर इस संबंध में हमारा कंफर्ट या आराम जो है उसका एरिया उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही होती है तो भी हमारा संबंध टूट सकता है। और हमारा संबंध कहाँ पे स्थिर होगा ये दोनों पार्टनर्स के ऊपर निर्भर करता है। ओके, थैंक यू।
फोर्थ यूनिट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल एंड मैनेजिंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। संघर्ष के प्रबंधन के तरीके या अंतर्वैयक्तिक संबंध में संघर्ष का प्रबंधन कैसे किया जाए। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि कोई भी अच्छे से अच्छा संबंध भी होता है, कभी ना कभी उसमें कुछ टेंशन होता है। ये चाहे आप फ्रेंड्स में कर लो, हस्बैंड वाइफ में कर लो, फैमिलीज में। ठीक है, तो बहुत सारे कुछ ना कुछ टेंशन जो है मेंबर्स में क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं और इसको भी मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे हमारा रिलेशनशिप बेहतर बन सके या बना रहे, हमारा मेंटेन होता रहे रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम आपस में जो संघर्ष को दो तरीके से दूर कर सकते हैं। पहला है फाइट और दूसरा है फ्लाइट। ये यानी लड़के हम, या दूसरा उससे बच के, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करके, वो हो गया फ्लाइट। और फाइट हो गया कि हम उस सिचुएशन को डायरेक्ट उसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कहते हैं फाइट। ठीक है, और हम एक किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, दूसरे व्यक्ति की का भी जो स्वभाव है, परिस्थिति है, समय है, ये भी जो है हमारे कॉन्फ्लिक्ट के मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हुई हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के तीन जो है मुख्य तरीके बताए गए हैं। इसके अलावा हमने आपको बहुत और भी नोट्स भेजे हैं, उसमें भी आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे कौन कौन से वो है उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हम तीन जो मुख्य मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं वो हैं, पहला है नॉन कन्फ्रंटेशनल या अवॉइडिंग स्टाइल, दूसरा है कंट्रोलिंग या अटेम्प्टिंग टू यूज पावर स्ट्रेटजीज, थर्ड है कोऑपरेटिव या सीकिंग अ सोल्यूशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे नॉन कन्फ्रंटेशनल स्टाइल। इसका मतलब हुआ कि किसी विड्रॉ करना किसी भी परिस्थिति को, या अवॉइड करना, या इनडायरेक्ट होना, स्थिति से बचना। ठीक है, वर्जीनिया सटायर के अनुसार उनकी पुस्तक पीपल मेकिंग में बताया गया कि हम कॉन्फ्लिक्ट की ओर रिस्पॉन्स करने के तरीके अपने लाइफ में पहले से ही सीख जाते हैं, बचपन से ही सीखते हैं। ठीक है, तो नॉन कन्फ्रंटेशनल स्टाइल में हमें दूसरों की बातों को शीघ्र ही हम मान लेते हैं, जिससे तनाव ही ना उत्पन्न हो, तनाव बढ़े ना। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अदर ओरिएंटेड होते हैं और ज़्यादा किसी से लड़ने जूझने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ व्यक्ति लोग जो होते हैं डिस्ट्रैक्टिंग भी होते हैं, अर्थात कॉन्फ्लिक्ट को का टॉपिक चेंज कर देते हैं। अच्छा चलो चलो छोड़ो छोड़ो, किसी चीज़ पे जरा सा जो टेंशन उत्पन्न हुई तो उसको कहते हैं चलो झट से दूसरे टॉपिक पे चेंज कर लेते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बच जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होने से रुक जाता है। ठीक है, और ये कौन से स्टाइल्स हैं? ये हैं नॉन कन्फ्रंटेशनल स्टाइल्स। ठीक है, जिसमें हम उसको परिस्थिति को एक तरह से बढ़ने नहीं देते हैं, उसको अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को आगे बढ़ने से। ठीक है, तो उसका दूसरा एक और तरीका है जिसे कंप्यूटिंग स्टाइल भी कहते हैं, कि अपने को एकदम अलूफ कर लेना, कूल कर लेना, शांत रखना, और दूसरा चाहे बोलता चला जाए, लड़ता बड़बड़ाता चला जाए, और अपना बड़े शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं और न्यूट्रल इस तरह से बैठे हैं जैसे कुछ सुना ही नहीं हो। तो उससे क्या होगा, ऐसे लोग किसी चीज़ में इशू इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। ठीक है, और एम्पैथी उनमें कम होती है। ठीक है, अगर वो कोई प्रॉब्लम हुआ कुछ भी तो वो उसको एकदम अलूफ बन जाएंगे जैसे प्रॉब्लम है ही नहीं सिचुएशन में। ठीक है, तो ऐसे लोगों में एम्पैथी कम होती है, वो ये वाला स्टाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं। या कभी कभी अलूफ रहने से भी दूसरा वाला शांत हो जाता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बोलता रहता है, जब देखता है दूसरा वाला एकदम शांत बैठा है तो वो भी चुप हो जाता है। ठीक है, लेकिन इससे होता क्या कभी कभी कि प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, सिचुएशन ख़त्म नहीं होती, समस्या का समाधान नहीं होता है इससे कभी।
तो डी है विड्रॉ कर जाना, पलायन कर जाना। जैसे तो मुझे कई लोग कहते हैं अगर कोई भी सिचुएशन हो कि तो मुझे इसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, ठीक है, एक तरह से गिव इन की सिचुएशन, मुझे वो भी पलायन करने की कोशिश होती। तो ये भी एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, कभी कभी तो अच्छी होती लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। उसके बाद एक और है हाथ पैर छोड़ देना, गिविंग कर देना, घबरा जाना, एकदम रोने लगना और ये नॉन इमोशनल हो जाना, ठीक है। तो ये भी एक तरह से विदड्रॉइंग तरीका होता है, और ये तरीके जो है नॉन कन्फ्रंटेशनल वाले कभी कभी बेहतर होते हैं, कभी कभी उनसे सोल्यूशन नहीं भी निकलता है। सेकंड जो है वो है कंट्रोलिंग स्टाइल। कंट्रोलिंग स्टाइल ये होता है कि नियंत्रित करने वाला तरीका, एक दूसरे को डोमिनेट करना, प्रभुत्व जमा करके, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दूसरों के ऊपर डोमिनेट करके जो है अपना काम निकाल लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग जो तो सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं वो केवल अपना भला चाहते हैं, दूसरों को इग्नोर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे के ऊपर गाली बकना, तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ, दूसरे को धमकी देना, थ्रेट करना, वार्निंग देना, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग स्टाइल के तरीके हैं, ठीक है। उसमें कभी कभी मारना पीटना भी शामिल होता है, या थ्रेट करना कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, ठीक है, या ऐसे धमकी देना, चेतावनी, इनडायरेक्ट एक्शन करना कि मैं इनको बता दूंगा, मैं तो फ़ोन करके उनको बुला लूंगा, ठीक है, तुम्हारे पापा को बता दूंगा। फॉर ये सब इस तरह के स्टाइल्स जो होते हैं ये कंट्रोलिंग वाले स्टाइल होते हैं, ठीक है। तो बहुत कभी कभी कंट्रोलिंग स्टाइल सही होता है, जैसे छोटे बच्चों को बिहेवियर को कंट्रोल करने में या उनके बिहेवियर को चेंज करने में ये सही भी होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है ये अडल्टहुड में या एडोलेसेंट एज ग्रुप में या ये चीज़ कंट्रोलिंग स्टाइल बहुत खराब भी होता है। तीसरा जो सबसे अधिक बेहतर स्टाइल माना गया है कोऑपरेटिव स्टाइल। इसमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है इनका फोकस जो रहता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ होता है, ठीक है। और ये अदर ओरिएंटेड अप्रोच भी इसको कहते हैं, और इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को जो है किसी न सॉल्व करके उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इसका तरीका क्या होता है, नंबर है सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है हट जाता है उस सिचुएशन से, या कोई तीसरा व्यक्ति आकर के ऐसे व्यक्तियों को अलग अलग कर देता है। फिर नेक्स्ट इसका है फोकस ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट। मिल करके एक दूसरे की को पूछना कि हम क्या चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो, एक कॉमन गोल बना लेते हैं और इससे भी सोल्यूशन जो है निकल आता है। उसके बाद जनरेट मैनी ऑप्शंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के जो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं उसके समस्या समाधान के बहुत सारे जनरेट करके उसमें से बेस्ट जो है सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेस डिसीजन ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। किसी समस्या समाधान के लिए एक बेस या स्टैंडर्ड बना लेना आदि। तो ये भी एक सब में, तो इन सब में कोऑपरेटिव स्टाइल जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल का या संघर्ष प्रबंधन का कौशल, लोगों के साथ बेहतर अगर रिलेशनशिप बनाने के लिए हमको ये तरीका ज़रूरी है आना कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को हमको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो सकें।